वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और बात करेंगे क्लास सेवन्थ की। क्लास सेवन्थ के अंतर्गत हम एसएसटी की बात करेंगे और एसएसटी में हम हिस्ट्री की बात करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हुए उनके बारे में। तो हम पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी के या शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। हमने सबसे पहले कल की लास्ट वीडियो हमने मराठी के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा कि मराठा भी एक शक्तिशाली राज्य था जिन्होंने हमेशा मुगलों का विरोध किया। मराठा के अंदर शक्तिशाली जो योद्धा था जिनका नाम था शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी। 1627 से 1680 के बीच में इनका समय और काफ़ी स्थानों पर हमें देखा कि इन्होंने अपनी शक्ति आगे बढ़ाई। ठीक है। मराठों का आगे बढ़ने की मेन जो वजह थी वो थी जो कृषक हैं, जो किसान हैं, जो पशु को पालने वाले हैं, उनका सहयोग। उनकी सहयोग से ये आगे बढ़ रहे थे। इनकी जो सैन्य शक्ति है उसमें वही किसान, कृषक और पशुचारक। इसके अलावा बात करें कि शिवाजी के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री का जो पद था उसे पेशवा कहते थे। शिवाजी के समय में जो दरबार है उसमें जो मुख्य पद था, जो प्रधानमंत्री, जो दरबार में मंत्री थे उसमें प्रधानमंत्री को पेशवा का पद था। और पेशवा की देखरेख में मराठा आगे बढ़े, अनेक सैन्य जो अभियान किए वो उनके सफल हुए। ठीक है। तो ये बात भी हमने की थी और अंत में हमने दो कर के बारे में बात की थी, एक चौथ कर और एक सरदेश मुखी कर। चौथ कर का मतलब जितनी भी उपज है उसका 25% और सरदेश मुखी मतलब 9 से 10%। ठीक है। ये तो जो चौथ कर है वो जमींदार द्वारा वसूला जाता था। दक्षिण भारत में, दक्षिण में मराठा लेते थे। और सरदेश मुखी है वो जो मुख्य काम है वो संग्रहकर्ता को जो भी भू राजस्व है वो लेता था और उसका 9 से 10% मराठा लेता था। उसके अलावा बात करें तो 1737 में दिल्ली पर दावा बोलने के बाद में मराठा की जो शक्तियाँ हैं वो और भी आगे बढ़ी, उनकी सीमाएं भी आगे बढ़ी। उन्होंने उत्तर में देखे तो राजस्थान और पंजाब। इसके अलावा हम बात करें तो पूर्व में हम देख सकते हैं बंगाल और उड़ीसा। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश। इन प्रदेशों तक इनकी सीमाएं फैल चुकी थी। भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग देखें
तो मैंने कहा कि इनकी जो शक्ति हैं वो इधर ऊपर जो राजस्थान है यहाँ और पंजाब तक थी, इधर उड़ीसा और बंगाल तक थी, मराठा तो यहाँ थे ही, दक्षिण में कर्नाटक तमिल प्रदेश यहाँ पर भी इनकी थी। तो कुल मिलाकर इतनी सारी इनकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी मराठों की, यहाँ से यहाँ तक और इधर दक्षिण भारत के अंदर भी। अब इन्होंने इन जगहों पर जो संसाधन थे उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसकी इनकी आय बढ़ी और इनको और भी जो बड़े बड़े अधिकारी या जो शासक थे उनके खिलाफ वो आराम से सैन्य शक्ति कर सकती है। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय या तीसरी लड़ाई जो हुई, उसमें मराठा को किसी की सहायता नहीं मिली और अंत में हम देखें सैन्य शक्ति या सैन्य अभ्यारों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था भी की थी। जब किसी भी इलाके से उनका विजय पूरा हो जाता था तो मराठा को या मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। जैसे मराठा एक स्थान पर अपना नियंत्रण कर लेते, फिर वहाँ से जो भू राजस्व है उसकी वो मांग करते थे। ठीक है, इसके अलावा वो भी ये भी देखते थे कि कृषि को प्रोत्साहित मिल सके, व्यापार को वापस हो सके। इसलिए हम देखें तो मराठाओं ने अपनी शक्तिशाली सेनाएं खड़ी की थी, जिसमें सिंधिया, गायकवाड़ जैसे मराठी सरदार शामिल थे। अगर बात करें 1720 के दशक में मालवा में और मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र में स्थित जो शहर है उस शहरों को समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन, अगर बात करें उज्जैन, तो उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में आगे बढ़ा। इंदौर में होलकर आगे बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से आसपास के जो मार्ग हैं, खुले मार्ग, उन पर मराठों का शासन था, उनका नियंत्रण था। और जो रेशमी उत्पादों की जो राजधानी है, देखा जाता है कि वो उन्होंने फिर अपनी राजधानी पुणे को बना दिया। तो चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्तुओं को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। और बात करें बुरहानपुर, पहले तो बुरहानपुर फिर आगरा और सूरत के बीच में भी अब व्यापार होने लग गया था उस समय। इस वजह से मराठों को काफ़ी आय मिल रही थी और व्यापार बढ़कर दक्षिण में पुणे, नागपुर और लखनऊ और इलाहाबाद में भी शामिल हो गए थे। ये व्यापारिक कंडीशन थी उस समय, तो मराठों को फायदा हुआ। बात करते हैं अब जाट किस प्रकार से, हमने लास्ट में कहा था जाट करेंगे। अगर जाटों की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जाट जो हैं वो भी अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे। जाटों का जो नेतृत्व है, जो इनका नेता है, वो है चूडामन। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली का जो पश्चिमी भाग है उस पर नियंत्रण कर लिया था। नेता जो जाट नेता है चूडामन, दिल्ली का जो पश्चिमी भाग है वहाँ नियंत्रण कर लिया था। और 1680 के दशक तक आते आते इसका जो प्रभाव है जाटों का, वो दिल्ली और आगरा के दो बड़े शाही पर हमें नज़र आता है। और वस्तुत अंत में देखें तो कुछ अरसे के लिए आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। कुछ पैसों के लिए आगरा के वो हम कह सकते हैं कि रखवाले बन चुके थे। तो ये तो इनकी स्थिति है कि भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रमुख आगे बढ़ चुके थे और इनका नेता चूडामन था। 1680 के दशक में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। दिल्ली के पश्चिमी भूभाग पर इनका नियंत्रण था। जाट की बात करें तो एक समृद्धशाली ये किसान है। जाट समृद्ध किसान हुआ करते हैं और इनका जो प्रभाव है वो हमें पानीपत और जो
बल्लभगढ़ है, ऐसे शहरों पर हमें दिखाई देता है। उस समय ये जो पानीपत हैं और इसके अलावा जो बल्लभगढ़ हैं, ये व्यापारिक केंद्र थे। बात करें सूरजमल की, इनका जो राज्य है वो भरतपुर के अंदर था, सूरजमल का। और अगर इनकी बात करें तो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जिनका नाम था जवाहिर शाह, इनके पास में 30,000 सैनिक थे और उनके बीच, और उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के लिए बलबूते पर हमलों से मुगलों से लड़ा। मतलब 30,000 तो इनके पास सैनिक थे। इसके अलावा अन्य जो सैनिक मराठों के लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए, मतलब इन्होंने अलग अलग लोगों से लिए, मराठों से भी सैनिक लिए, सिखों से भी लिए और फिर मुगलों से लड़ाई लड़ी। बात करें अपने भरतपुर के किले की, तो भरतपुर का जो किला है, भरतपुर का जो किला है वो पुरानी शैली में बना हुआ है काफ़ी हद तक। और हम बात करें कि इस किले की जो शैली है वो हमें आगरा और आमेर जो शैलियाँ हैं, वैसी अम्बेर या आमेर भी इसको कहते हैं, वैसी हमें शैली दिखाई देती हैं। यहाँ पर भी बाग और महल बने हुए हैं। तो शाही वास्तुकला में देखें तो शाहजहाँ के युग में जोड़ा हुआ ये भाग है और दिग इमारतें यहाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो जाटों की इस शक्तिशाली राजों की बात करें तो सूरजमल का नाम प्रमुख याद करना है। अब बात करें आधुनिक राजस्थान में जो संगठित करने का जो काम है वो 1756 से लगाकर 1763 के बीच में इन भरतपुर के जाट राज्यों को माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जहाँ बात करें देश का जो पूर्वी भाग है जिसमें राजस्थान है और हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये ऐसे राज्य थे जो इसमें शामिल थे। और सूरजमल ने कई किले महल बनवाए। भरतपुर में जो लोहागढ़ है उसका निर्माण करवाया, बहुत मजबूत किला माना जाता है इसको, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से उस समय की जो कंडीशन है वो जाट वंशों में सूरजमल की थी, जिसकी बात हमने आज की। इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ी बहुत फ्रांसीसी क्रांति की। जो फ्रांस है उसमें किस प्रकार से क्रांति हुई, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। उस समय लोगों ने क्रांति की। उस समय जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जो अधिकार है उनको चुनौती दी और सभी लोगों ने, मध्यम वर्ग हो या किसान हो या शिल्पकार, सभी ने मिल करके जो भी अधिकार थे, विशेष अधिकार, उन अभी बड़े लोगों को उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इस प्रकार से उस समय काफ़ी फ्रांसीसी क्रांति की वजह से भारत के अंदर भी राष्ट्रवाद आगे जगा, तो ये भी आपको समझना है। और इसी साथ में आपका लेसन भी पूरा हो जाता है। तो और इस लेसन के साथ में आपकी हिस्ट्री बुक भी पूरी हो जाती है। तो एसएसटी के अंदर जो हिस्ट्री की जो बुक है, इतिहास की, वो आपकी द एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेसन भी आपका ये पूरा हो जाता है। अब अपने एसएसटी में जो और भी अन्य भाग है, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हिस्ट्री, इतिहास की हमने बात की है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, पॉलिटिकल एंड राजनीतिक जो संविधान है उससे जुड़ी हुई बातें, और इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। नए लेसन की शुरुआत करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज इतना ही।